अभी दिल्ली से चेन्नई हम हाईवे बना रहे हैं जिससे 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर सब जगह जाएंगे। ऐसा नहीं, जहां भी मौका मिला वहां मैंने काम करने की कोशिश की। अब मेरे कार्य का मूल्यांकन आप जैसे लोग कर सकते हैं या प्रधानमंत्री जी है वो तो मूल्यांकन आपका दिख रहा है ना, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट्स के नाम लिए हुए हैं। आप मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बने 2014 में, तब आपके साथ में शिपिंग और वाटर रिसोर्सेज भी आपको साथ में दिया गया था। उसके बाद आपको गंगा रिजुविनेशन का भी आपको मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद एक एक करके आपके डिपार्टमेंट्स ड्रॉप कर दिए गए, उसको एक जल शक्ति डिपार्टमेंट बनाया गया। पिछली बार आपको एक एडिशनल डिपार्टमेंट दिया गया एमएसएमई का, उसके बाद फिर वो भी डिपार्टमेंट किया, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो आपके पास रखा रहा। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपने जो इस डिपार्टमेंट में पिछले 10 साल में काम किया है वो प्रधानमंत्री को रास आया, या सरकार को लगता है कि इसी काम के भरोसे पर वो लोगों के सामने जाकर बोल पाएंगे कि हमने पिछले 10 साल में ये किया है? देखिए, सरकार में सभी मंत्री अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की परफॉर्मेंस की जब चर्चा होती है तो सभी डिपार्टमेंट की चर्चा होती है और सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनको जो जिम्मेदारी मिली उसके आधार पर वो काम करें। मैंने भी काम किया है। अब ये इसके बारे में क्यों रखा, कितने दिन रखा, ये सब बातें आपके सवाल सही है पर गलत व्यक्ति को है। आप प्रधानमंत्री को जब बुलाएंगे तो उससे बात करिए तो आपको बता पाएंगे। आप काफी संभल के बात कर रहे हैं, आप बेबाकी से बात करने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई अब सोचिए पूरे मंत्रिमंडल में कोई ऐसा मंत्री नहीं है कि जिसके पास एक डिपार्टमेंट पूरे 10 साल तक रहा हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने अच्छा काम किया या नहीं किया ये मैंने कहने के बजाय ये आप जैसे लोगों के अध्ययन में, मूल्यांकन में आते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, कुछ नंबर्स हम बता देते हैं सर फिर उसके लिए, और उसके बाद आपसे आपके डिपार्टमेंट के बारे में और खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आप बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके नाते भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ आंकड़े अगर हम सामने रखें तो इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर इस वक्त करीब करीब 1200 प्रोजेक्ट्स आपके डिपार्टमेंट के अंडर है जो इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पर है। कुछ 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस पर किया हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ में यूपीए 2 के समय जब यूपीए की सरकार थी तब तक कुछ 66,590 किलोमीटर के हाईवेज हुआ करते थे, नेशनल हाईवेज। आज की स्थिति में उसकी संख्या 1,40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की ये संख्या यहां पर दिखाई दे रही है। भारत का जो रोड नेटवर्क है करीब 63.72 लाख किलोमीटर का, आप कह रहे हैं कि आप यूएस के साथ उसको मैच कर देंगे कुछ साल में, ऐसा भी आपने उसमें कहा हुआ है। ये सारी चीजें आपने पिछले 10 साल में किस तरीके से की? क्योंकि जब भी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो उसमें लैंड एक्विजिशन हो या उसके लिए पैसा लाने की बात हो, उसको बनाने के पहले जो कई तरीके के एजिटेशंस होते हैं वो सारी बातें हो, कई सारी दिक्कतें इसमें होती है। कोई आसान नहीं है भारत जैसे देश में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करना। क्या आप अपने आप की उपलब्धि मानेंगे आपके काम की पिछले 10 साल में? क्योंकि आपको एक, जैसे मैंने कहा कि एक पूरा डिपार्टमेंट 10 साल बिना रोक टोक के चलाने को मिला है। देखिए, पहली बात तो ऐसे कि हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क ये सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है, उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बने। और मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनके एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट को मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है। उन्होंने क्या कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती, डेवलपमेंट होती है। अभी आपको मुझे ये जो अपने द्वारका एक्सप्रेस है हमने बनाया, जिसका आज तक ने अच्छा प्रोग्राम किया था, और टनल के अंदर भी हम गए थे। उस हाईवे की स्थिति ऐसी कि 28 किलोमीटर हाईवे था, यानी सिंगल लेन पकड़े तो 56 किलोमीटर पर है वो 563 किलोमीटर, और डबल डेकर है, टनल भी है, ब्रिजेस भी है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था, दिल्ली और हरियाणा के बीच में विवाद था। और ये मुझे एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव के एक प्रोग्राम में कहा कि ये 28 किलोमीटर आप जरा करा दो, तो मैंने हाँ कहा। मुझे लगा होगा 100, 150, 200 करोड़ का, ये निकला 8,000 करोड़ का। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इस रोड के बाजू में
कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। इतनी बिल्डिंग्स बन रही है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है इस रोड के आजू बाजू में कि नया गुड़गांव, दिल्ली का नया अच्छा पार्ट वहां डेवलप हो रहा। वहां रियल एस्टेट में ऐसी स्थिति हुई कि एक व्यक्ति मुझे हवाई जहाज में मिले, यंग थे, अचानक मैं बिजनेस क्लास में था, वो भी थे, मेरे पैर छुए तो मैंने बोला ये मत करिए। बोले साहब आपने मेरी तकदीर को बदल दिया। मतलब मैंने क्या किया? बोले मैं एनसीएलटी में गया था, पूरा मेरा प्रोजेक्ट पूरे लंबे हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा था, काम अधूरा अटका हुआ था। जैसा आपने द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, मुझे इतने 3 गुना रेट बढ़ गए, इतनी कीमत मिली। तो रोड से इंडस्ट्री आती है, रोड से ट्रेड बिजनेस बढ़ता है, रोड से रियल एस्टेट बनती है, रोड से स्मार्ट सिटीज बनती है, रोड से लॉजिस्टिक पार्क बनते हैं। तो डेवलपमेंट जो होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोड मल्टीप्लाई करता है। तो स्वाभाविक रूप से जहां रोड बनते हैं वहां डेवलपमेंट होती है। और इसलिए कोई भी इंडस्ट्री जब डालता है तो देखता है कि रोड कैसा है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीजें जहां होगी वहीं वो इंडस्ट्री डालता है। और जो इंडस्ट्री आती है तो रोजगार मिलता है, ग्रोथ बढ़ती है। तो स्वाभाविक रूप से ग्रोथ में रोड का नेटवर्क इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी तरीके से हिंदुस्तान में इसका विकास हुआ और जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है और उसमें जब भी बात होती है तब माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें पहुंचना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हिस्सा होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्या आप इस बात को समझते हैं और आपको लगता है कि जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उतने तेजी से भारत में नहीं हो पा रहे हैं? आपने काफी तय भी कर लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे अड़चने हैं, कई सारे रोड़े इसके बीच में। देखिए, कल मैं बेंगलोर में था, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का पूरा प्रेजेंटेशन था और ऑल वर्ल्ड के लोग आए थे। पहली बार मैंने हाइड्रोजन पर चलने वाला जेसीबी लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक पर चलने वाले बड़े बड़े मशीन्स लॉन्च किए और उनका टोटल वॉल्यूम 1 लाख करोड़ का हुआ और 30 गुना राइज हुआ। अब देखो, रोड तो बनने के लिए जो मशीन लगती है उसमें 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई। तो रोड बनाने से रोजगार मिला, इंजीनियर्स को मिला, स्टोन, सीमेंट, स्टील का सप्लाई हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 3 गुना उपयोग होने लगा, उसका सेल बढ़ा और वो बनने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। तो नेचुरली इतने बड़े उसके इफेक्ट्स है, उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेरठ गया था तो एक जर्मनी से आया हुआ युवक मुझे मिला और उसने कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में मैंने फ्लैट लिया था, पर जब आपने दिल्ली मेरठ हाईवे बना और 1 घंटे में आना जाना होता है तो मैंने दिल्ली का फ्लैट बेच दिया और मेरठ में मेरा बंगला बनाया। तो मुझे लगता है यही डेवलपमेंट ऐसी बढ़ती जाती है। अभी आपको बताओ, हरियाणा में, अपना हरिद्वार और उत्तराखंड में मैं अभी गया था तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आपने इतना अच्छा रोड बना दिया कि हमारा टूरिस्ट, रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं तीर्थाटन करने के लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, भी साल भर जाने का मौका मिलेगा, मानस सरोवर जाएंगे। तो उनने कहा 3 गुना टूरिस्ट बढ़े। अब टूरिस्ट बढ़े यानी रेस्टोरेंट बढ़ेंगे, रिसोर्ट्स बढ़ेंगे, होटल्स बढ़ेंगे, कार रेंटल पे आए लोग लेंगे, बसेस सर्विस बढ़ेगी, रेलवे का बुकिंग बढ़ेगा। अब देहरादून एयरपोर्ट पे 40 हवाई जहाज रोज जाते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार से रोड, एयरपोर्ट, ये सब बनने के बाद इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है और वही प्रयास हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा किया कि द पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। आपने उत्तराखंड का जिक्र किया इसके लिए, हाल ही में वहां पर जो हादसा हुआ था उसके बाद ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हिली एरियाज में इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए? क्या ये एनवायरनमेंट के खिलाफ होंगे? क्या ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके वजह से, और कई बार इससे पहले भी हमने देखा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को रेड फ्लैग किया गया कि यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं हो सकता। क्या उसको दोबारा सोचने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है। आप कभी स्विट्जरलैंड गए हो? जी। स्विट्जरलैंड में 4-4 किलोमीटर पे टनल बनी है। आप कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाइए, स्विट्जरलैंड का स्टार्टा और हिमालय का सेम है। और मुझे बताइए कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए हर साल लैंडस्लाइड्स होती है, लोग मर रहे हैं, क्या वो नहीं रुकनी चाहिए? क्या जाने वाले लोग साल भर नहीं जाने चाहिए?
क्या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा? वो रोजगार नहीं मिलना चाहिए। देखिए, हमको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और डेवलपमेंट को भी आगे लेके जाना है, और इसलिए ऐसा विचार लेकिन करना उसके लिए जो प्रिकॉशंस की जरूरत है वो प्रिकॉशंस शायद नहीं हो रही, इसके लिए ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। प्रिकॉशन की बात नहीं। देखो, एकदम कोई भी एक्सीडेंट हुआ हम्म, कि तुरंत ब्लेम करना उचित नहीं होगा। ठीक। हम पूरी प्रिकॉशन करके हमने बनाया। पर आप एक बात समझ लो, आप महाराष्ट्र से हो, मैं भी हूं, हमारे दिमाग में माउंटेन, पर्वत यानी क्या होता है? पत्थर, क्योंकि हमने ब्लैक सह्याद्री को देखा है। हिमालय ये पत्थर है ही नहीं, ये मिट्टी है अनेक जगह पर। वो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, वो मिट्टी में है, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही। पूरे हिमालय टेरिन का प्रॉब्लम है, सिक्किम में है, अरुणाचल में, मेघालय में, सब जगह पर है। तो क्या हम रोड नहीं बनाए वहां? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि टेक्नोलॉजी अब काफी आगे गई है। एक एक्सीडेंट हुआ, उसका भी अध्ययन करके इसको हम कैसे टाल सकते हैं, इसका हम आगे काम करेंगे। एस्केप टनल क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, 2.5 लाख करोड़ की टनल हम जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे में होगा, 3-4 महीने के बाद। क्या वहां के लोग कितने बार ट्रैफिक में ऐसे 24 घंटे अटक के बैठे रहे? क्या उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको सब्जी, दूध, मिल्क उनको सप्लाई नहीं होना? लद्दाख और लेह में अब कोई मार्ग ही नहीं है। ये झोजिला टनल जो हम बना रहे हैं, ये लाइफलाइन है। वहां 6 महीने, आपको मैं पूछना चाहता हूं, 6 महीने उनको गैस, पेट्रोल सब स्टोर करना पड़ता है, फ्रूट वेजिटेबल स्टोर करने पड़ते हैं, उनके पूरा कनेक्शन निकल जाता है। क्या उनको ऑल सीजन, साल भर के लिए कनेक्टिविटी नहीं चाहिए? वहां के लोग रहेंगे, उनको जीना नहीं है? और इसलिए अड़चने हैं, समस्या है, बहुत सी चैलेंजेस है, नेचुरल कैलेमिटीज है। उस पर मात करके एनवायरमेंट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए सोल्यूशन को निकालना, यही काम करना होगा, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अपनी उपलब्धि मानते हैं पिछले 10 साल की? आप अगर कल चुनाव में जाएंगे, हालांकि आपने तो कसम खाई है कि आप ना बैनर लगाएंगे, ना वोटरों को जाके मनाएंगे, अगर जिसको देना है वोट तो दे दे। ये तो आप लोगों को ऐसा है कि कुछ भी मुंह में डालते हो और कुछ भी चला देते हो, यही इससे विश्वसनीयता खत्म होती। मैंने क्या कहा था जी कि मैं नागपुर का अभी 10 साल हुए सांसद हूं, और नागपुर में मैंने 10 साल काम किया है। अब मैं पोस्टर बैनर इसलिए लगाया जाता है कि भाई कैंडिडेट का नाम मालूम नहीं, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं लोगों के घर जाऊंगा, उनको मिलूंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा, पर मैं अभी पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब लोगों को मेरा नाम मालूम हो गया। ठीक है, लेकिन देश के लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि ये मैंने काम करके दिखाया हुआ, इसके लिए आप हमें वोट? देखिए, मैं अक्सर एक बात का पक्षधर हूं कि अपनी बात मैंने नहीं कहनी चाहिए। यू आर द बेस्ट जज। मेरे काम का मूल्यांकन करने में भारत की जनता करेगी, लेकिन पत्रकार करेंगे। नितिन जी, जब आप चुनाव प्रचार में होंगे तब आपका प्रचार हम थोड़ी करेंगे, वो तो आपको अपना प्रचार तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार नागपुर आओ, मैं तुमको मेरा चुनाव प्रचार दिखाऊंगा। मेरे ऊपर इतना प्रेम है जनता का कि कैंडिडेट को जो प्रचार करना पड़ता है वो नहीं है। मैं नसीबवान हूं कि लोगों का समर्थन है, जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी। मैं आपको बता दूं, मैं तो आरएसएस वाला हूं, बीजेपी वाला हूं। मैं मेरे डिपार्टमेंट में जब पार्लियामेंट में चर्चा कर रहा था तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पार्टी के बोले, और 100% मेंबर्स ने मेरा अभिनंदन किया और मुझे धन्यवाद दिया। यानी उसमें सीपीएम वाले थे, तृणमूल कांग्रेस के थे, कांग्रेस के थे। तो आप मुझे बताइए, मैंने कहा छुपाई मेरी पार्टी, मेरा कन्विक्शन? इसके बाद भी लोग मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं नसीबवान हूं। तो ये मुझे लगता है कि आप अच्छा काम करो, और लोकतंत्र में सबका काम होना चाहिए, कानूनी काम सबका होना चाहिए, ये हमको सिखाया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बात मोदी जी ने कही है। तो हम सबका काम करते हैं जो कानूनी काम है, तो लोगों में रिकॉग्निशन और प्रेम मिलता ही है। अभी हमने देखा कि अब जब स्टेज पर आ रहे थे तब अखिलेश यादव वहां पर बैठे हुए थे, और तुरंत उन्होंने आपके सामने दरख्वास्त रख दी कि यूपी के लिए आप एक चीज बना दीजिएगा। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आपके पास आते हैं, मैंने सुना, जो खास करके अपोजिशन स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि आपके पास जाएंगे तो आप उनकी बात नहीं टालेंगे। देखिए, लोकतंत्र में हम विचारधारा के आधार पर अलग अलग पार्टियां हैं, पर यह देश सबका है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी से ऊपर उठकर सबका है। मैं रोड का मंत्री हूं,
क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि बीजेपी के सांसद के क्षेत्र में रोड बनाऊं और कांग्रेस का लगने के बाद काम बंद करूं? आखिर जनता जो है भारत की, वो वहां भी रहती है और यहां भी रहती है। तो मेरा कर्तव्य यही है कि मैं सबके लिए काम करूं। जब मैं मंत्री बनता हूं तो मैं शपथ में क्या बोलता हूं, मैं सबके साथ न्याय करूंगा, तो मैं उसी का पालन कर रहा हूं। तो मैंने कभी इसमें विकास कामों में पॉलिटिक्स नहीं किया। जो सही है वो सबका किया, जो गलत है वो अपने लोगों को भी कहा कि ये करना उचित नहीं। आपने पॉलिटिक्स की बात छेड़ी है तो मुझे उस पर आना है एक्चुअली, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। खास करके जो रोड एक्सीडेंट्स की बात है, आपका एक मिशन था कि 2024 तक आप जो रोड एक्सीडेंट्स हैं या रोड एक्सीडेंट पे होने वाली मौतें हैं उसको आधे से कम कर देंगे। अब उसकी मियाद जो है 6 साल के लिए बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं उसमें आपको लगता है कि डिफिकल्टीज हो रही है, हो नहीं पा रहा है, या लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है? क्या क्या कारण है कि वहां पर थोड़ी कमी नजर आ रही है? देखिए, एक बात तो सही है कि मेरा डिपार्टमेंट सब बातों में यशस्वी हुआ है, पर इस बात में सफलता नहीं मिली है। और उल्टा इस बार 10% बढ़ा है, डेथ 10% बढ़े और एक्सीडेंट 12% बढ़ा है। और इसका कारण रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो रोड इंजीनियरिंग में जो ब्लैक स्पॉट्स है वो तो हम सुधार रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अभी 6 एयरबैग्स भी आ गई, काफी उसमें भी सुधार हो गया। पर जो ह्यूमन बिहेवियर है कि रेड लाइट लगा तो रुकना चाहिए, मोबाइल पर कान पे लगाकर स्कूटर या कार नहीं चलानी चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम नहीं बदल पा रहे। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, विचित्र अवस्था में हम जा रहे हैं, और जिसके कारण ये समस्या आई है। पर मुझे लगता है कि मीडिया के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम लोगों का माइंड सेटअप बदलेंगे, कानून के प्रति सम्मान पैदा करेंगे। और अभी तक तो ये हम इसमें कामयाब नहीं हुए, पर निश्चित रूप से भविष्य में होंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। स्टेट्स के पास फंड्स की काफी कमी होती है, और जिसकी वजह से कई बार ये बोला जाता है कि देखिए हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप आके बनवा दीजिए। कई सारे प्रोजेक्ट्स तो मैंने देखा है कि आप पब्लिक रैली में अनाउंस कर देते हैं कि ठीक है आप नहीं बना सकते, मैं बना देता हूं करके, मेरे पास दे दीजिए। तो पैसा स्टेट के पास जाना जरूरी है? आपको लगता है कि आप ही सब कुछ कर लेंगे उसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हमारे देश में स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, गांव को जोड़ने वाले रोड है, और इसलिए स्टेट का काम स्टेट को करना है। पर जो हाईवे है जिनका पीसीयू 20,000 से ज्यादा हुआ है, तो उसका स्टेचर बढ़ाने के लिए उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने का काम हम करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते हैं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं। अभी दिल्ली से चेन्नई हम हाईवे बना रहे हैं, जिससे 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, सब जगह जाएंगे।